गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर का भी पेपर है, फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स। उसमें 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट तो मैकेनिक्स के हैं और 3 यूनिट वेव ऑसिलेशन के हैं। तो हम 2 यूनिट कर रहे हैं मैकेनिक्स के फर्स्ट पेपर के। तो सेकेंड यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड यूनिट में जो हम कर रहे थे उसके पिछले वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक्स आज लेते हैं। तो पहला तो ये है कि केपलर के ग्रहीय गति के नियम, ठीक है ना। 1600 के प्रारंभ में केपलर ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें केपलर के ग्रहीय गति के नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो नियम था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसकी नाभि में होता है, ठीक है। ये तो है सूर्य और ये है ग्रह। दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं पथ में। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा प्रति सेकंड प्रस्फित क्षेत्रफल नियत रहता है। जैसे ये है, ये कोई ग्रह है, ये T1 समय में यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इधर आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है ना, परंतु प्रति सेकंड तो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत रहता है। मतलब ये जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से यहाँ आएगा उतने ही समय में यहाँ से यहाँ आएगा, परंतु ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। क्षेत्रीय वेग जो होता है 1/2 r² d θ/dt, ये नियत रहता है। कहने का मतलब है दूर होगा तो कम दूरी तय करेगा, परंतु क्षेत्रफल ज़्यादा दूर होने के कारण ज़्यादा उतना ही कवर कर लेगा। नज़दीक होगा तो दूरी ज़्यादा तय करेगा, ठीक है ना, ये बात है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम में से ये है कि पहले परिक्रमण क्या होता है। हम मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो परिक्रमण होता है। और जो सूर्य को अर्घ देते हैं और वो अपनी अक्ष पर घूमते हैं, वो परिभ्रमण होता है, ठीक है ना। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह जो परिक्रमण करता है उसका जो परिक्रमण काल है, मतलब एक चक्कर का जो समय है, उसका वर्ग समानुपाती होता है उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के। ये नियम है तीसरा। तो ये केपलर के ग्रहीय गति के नियम है, ठीक है। अब हम करेंगे केपलर के ग्रहीय गति के नियम से, केपलर के ग्रहीय गति के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, प्लेटो और बुध, उनके अतिरिक्त जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो उस वर्ताकार कक्षा होगी तो उसकी त्रिज्या दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष आपस में बराबर होगी, ठीक है ना, क्योंकि वर्ताकार कक्षा है। तो हम मानते हैं कि अर्ध दीर्घ अक्ष जो होगी A बराबर वो R होगी। तो केपलर के ग्रहीय गति के नियम से परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होगा R के क्यूब के। तो T² का मान हमारे पास में मिल जाएगा KR3, ठीक है ना। तो जो कोणीय वेग होगा ओमेगा वो होता है 2π/T। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ω² हो जाएगा 4π² T²।
टी स्क्वायर की जगह मान रख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर के आर क्यूब। हम जानते हैं ग्रह और सूर्य के बीच, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह और सूर्य के बीच एक अभिकेंद्रीय फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स का मान होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये कैसे आया? हम जानते हैं वो मान होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे ये आता है। ठीक है ना, क्योंकि v बराबर होता है ओमेगा आर। ये मान इसमें रखेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है ना, तो अब हम इस ओमेगा स्क्वायर की जगह मान रखेंगे एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर क्यूब आर। तो हमारे पास में अभिकेंद्रीय फोर्स का मान आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर स्क्वायर। तो इससे दो नियम हमें मिलते हैं कि जो अभिकेंद्रीय फोर्स होगा वो समानुपाती होगा ग्रह के द्रव्यमान के। एक नियम तो ये मिलता है न्यूटन का। एक अभिकेंद्रीय जो फोर्स होगा वो ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देख लो, आप देख सकते हो, एम के समानुपाती 1/r स्क्वायर के समानुपाती। और एक नियम ये मिलता है कि ग्रह और सूर्य जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसमें अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो ग्रह से सूर्य की ओर लगेगा, मतलब केंद्र की ओर लगेगा। ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में, डिटेल है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा टॉपिक आता है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। ये आप जानते ही हैं, पढ़ा हुआ ही है, मैंने बताया भी है। थोड़ा सा आप देख लो फिर से। ये तो है m1 द्रव्यमान, ये है m2 द्रव्यमान, बीच की दूरी r है। तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के, और समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। तो इस तरह से टोटल समानुपाती हो जाएगा m1/m2 r स्क्वायर के। तो और ये मान आ जाएगा gm1m2/r स्क्वायर के। g का मान होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2 और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने जानते हैं। और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यदि ये द्रव्यमान m1 और m2 एकांक हो और इनके बीच की दूरी भी एकांक हो तो f का मान g के बराबर होता है। तो f g न्यूटन होगा। जो दोनों पिंड के द्रव्यमान है वो एकांक हैं और इनके बीच की दूरी भी इकाई है, तो उनके मध्य जो फोर्स कार्य करेगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा। ये हमारा है गुरुत्वाकर्षण का बल का टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। वो सदिश राशि होती है। और एक बात और कि गुरुत्वाकर्षण का बल संरक्षी बल होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब ये है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई द्रव्यमान है, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसके चारों ओर, उसके पास में कोई बिंदु है, उस पर कोई एकांक द्रव्यमान रखा हुआ है, तो वो जितना बल अनुभव करेगा उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg होता है -Fm/m, तो इसका मान होता है -Gm/r स्क्वायर। और अगर वेक्टर लेंगे तो ये वेक्टर के रूप में होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -Gm/1/r स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर
एकांक द्रव्यमान स्थित है तो उस पर लगने वाला बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है ना। और जो गुरुत्वीय विभव होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, किसी बिंदु पर हम गुरुत्वीय विभव निकालना चाहते हैं, तो उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान लेते हुए जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, वो उसका गुरुत्वीय विभव होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एकांक द्रव्यमान को लाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है वो उसका गुरुत्वीय विभव होता है। तो इसके लिए गुरुत्वीय विभव को Vg से लिखते हैं। तो अगर स्थितिज ऊर्जा देखें अपने, तो माइनस स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन r। ठीक है ना। अब इसमें m1 को तो m मान लो, m2 को 1 इकाई द्रव्यमान। तो m के कारण तो गुरुत्वीय क्षेत्र है, और ये 1 और ये r। ठीक है। तो गुरुत्वीय विभव कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। गुरुत्वीय विभव अदिश राशि है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, हम जानते हैं। ठीक है। अब इसका अगर अवकलन कर देंगे हम दूरी के सापेक्ष, डी वी जी अपॉन डी आर, 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा, आर की घात -1 ऊपर आएगा, -1 गुणे में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -1 में से एक घटेगा तो आर की घात स्क्वायर आएगा, और डी आर अपॉन डी आर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार इस फार्मूले से, और हमने जो ईजी निकाला था वो क्या आया था, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले से हम ईजी को लिख सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को माइनस डी वी जी अपॉन डी आर, या लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट वी जी। मतलब विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, या गुरुत्वीय विभव की दूरी के साथ परिवर्तन के ऋणात्मक मान को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय विभव के दूरी के साथ परिवर्तन के ऋणात्मक मान को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है, सिलेबस अनुसार ये पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है ना। अब अपने गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और गुरुत्वीय विभव भी कंप्लीट हो गया। अब अपने करते हैं एक समान गोलीय कोष के कारण गुरुत्वीय विभव। एक समान गोलीय कोष के कारण गुरुत्वीय विभव, इसमें क्या होता है कि गोलीय कोष क्या होता है, गोलीय कोष एक खोखला गोला होता है। गोलीय कोष एक खोखला गोला होता है, खोखले गोले को गोलीय कोष भी कहते हैं, ये आप जानते होंगे, 12वीं में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से एक हम गोलीय कोष लेते हैं, इसका केंद्र है O और त्रिज्या है R। ठीक है। ये भी हमने दूरी ले ली, और यहाँ एक बिंदु P ले लिया R डिस्टेंस पे, और R है बड़ा R से। हम बाहर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात कर रहे हैं। हम इसको छोटे छोटे अल्पांशों में काटेंगे तो ये रिंग्स में कटेगा, जैसे टेनिस की बॉल होती है, टेनिस की बॉल को हम काटते हैं इस तरह से, पतले पतले टुकड़े करेंगे तो एक वलय सी बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ठीक है ना। उसी प्रकार की ये रिंग होती है। तो हमने एक रिंग कंसीडर करी है A B C D, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है Q, और इस पॉइंट को नाम देते हैं M, और इस पॉइंट को N। ये दोनों त्रिज्या है, ये भी R है और ये भी R है। ये कोण थीटा है, ठीक है, और ये कोण डी थीटा है। तो हमें दो डिस्टेंस चाहिए। एक तो हमें चाहिए QA। QA क्या है, इस रिंग की, इस वलय की त्रिज्या, वो कितनी आएगी QA, ये R है पूरी, O से A, और ये थीटा है, तो इसका लंबवत घटक आ जाएगा, ये आ जाएगा R साइन थीटा। और हम अगर AD निकालना चाहें, वो चाप है, चाप आ जाएगा एंगल गुणा रेडियस, मतलब RD थीटा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना, तो चाप बराबर हो जाएगा
कोण इंटू त्रिज्या आर डी थीटा। तो ये हमें दो चीजें चाहिए, हमें ए डी और क्यू ए, ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि, परिधि गुणा मोटाई। परिधि कितनी है? 2 पाई। त्रिज्या कितनी है? क्यू ए, यही त्रिज्या होगी वलय की, क्यू ए। और मोटाई कितनी है? ए डी। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। तो मान आ जाएगा इसका क्षेत्रफल का 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। और हम एक क्वांटिटी लेते हैं इसमें, भौतिक राशि सिग्मा, जो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान होता है, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान होता है। तो ये क्षेत्रफल है टोटल रिंग का। तो वलय का द्रव्यमान, ये इससे क्षेत्रफल को इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान ये है, तो टोटल क्षेत्रफल ये है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसको इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। ये वलय का द्रव्यमान आ गया, ठीक है ना। अब इस वलय के कारण बिंदु P पर ये दूरी कितनी है? x है। वलय से बिंदु P की दूरी x है। तो इस वलय के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव निकालेंगे हम, क्योंकि अल्पांश है इसलिए dvg लेंगे या dv लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस g। अब आएगा, क्योंकि वलय के कारण निकाल रहे हैं, तो वलय का द्रव्यमान और नीचे आ जाएगा इसकी दूरी, तो x आ जाएगी AP। तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस जी 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। वलय जो कि अल्पांश है, उसके कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अरे यार मिटा दिया, कोई बात नहीं। देखो इसमें अब हम साइन थीटा डी थीटा का मान निकालने के लिए एक कोजिया नियम लेंगे। हमारे पास में क्या है कि इस तरह से एक त्रिभुज आ रहा था, आप चित्र देख सकते हो पीछे पलट के, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट था ए, यहाँ O और यहाँ P, ठीक है ना। तो हम कोजिया नियम से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? इन दोनों भुजाओं का वर्ग, जैसे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस में वर्ग एक्स स्क्वायर अपॉन 2RR, ये हम लिख सकते हैं। इसका अगर हम अवकलन करेंगे थीटा के साथ, अवकलन करेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये कांस्टेंट 0 और ये हो जाएगा 2x dx, और ये नीचे आ ही रहा है हर में, ठीक है ना। तो हमारे पास में साइन थीटा डी थीटा का मान आ जाएगा x dx अपॉन RR, ये मान हम इसमें रख देंगे। तो अल्पांश वलय के कारण x दूरी पर जो विभव निकाल रहे हैं, गुरुत्वीय विभव, उसका मान कितना आएगा? माइनस जी 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, इसकी जगह मान लिख सकते हैं x dx और नीचे x RR, x से x कैंसिल, तो dv का मान आ जाएगा और r एक कम हो जाएगा, माइनस जी 2 पाई आर सिग्मा dx अपॉन r। ये फार्मूला सभी टॉपिक्स में काम आएगा। इसके 3 पॉइंट हैं, जैसे हम गुरुत्वीय विभव निकालेंगे गोली कोष के बाहर, सतह पर और अंदर, तो तीनों में ये पॉइंट काम आने वाला है। बस इसका इंटीग्रेशन करना है अलग अलग लिमिट्स के अनुसार। अब जैसे हमने अल्पांश के कारण बाहरी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव निकाल लिया, ठीक है ना, अल्पांश वलय के कारण, परंतु अभी गोलीय कोष के कारण नहीं निकाला है। चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था मिटाना नहीं चाहिए था। अब जैसे ये चित्र है, ठीक है, ये केंद्र है O, ये त्रिज्या R,
ये एन, ये एम, और ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आर, ये आर, ये डी थीटा, ये थीटा, ये क्यू, ठीक है। और यहाँ से ये पी बिंदु आर दूरी पर, और ये एक्स। हम क्या निकाल रहे हैं कि ये हमारे अल्पांश वलय एबीसीडी के कारण गुरुत्वीय विभव आ गया बिंदु पी पर, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इस पूरे गोलीय कोश, संपूर्ण गोलीय कोश के कारण इस बिंदु पी पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे वलय अलग अलग लेके, 5 वलय लेके पूरे को वलय में परिवर्तित करके और उनका विभव निकाल के उनको जोड़ सकते हैं। तो हम ऐसा, इसका शॉर्टकट के लिए हम इसका समाकलन करते हैं, और समाकलन की हमें लिमिट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो हम देखो इसका समाकलन करेंगे, v गुरुत्वीय विभव माइनस जी 2πr सिग्मा dx अपॉन r, ठीक है। लिमिट आएगी mp से np, इस सिरे से इस बिंदु p की दूरी और इससे दूरी। तो हमारे पास में mp कितना आएगा, mp ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है कैपिटल, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है। तो आ जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और np कितना आ जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो mp कितना आ गया, r माइनस r, और ये आ गया r प्लस r, और ये आ गया 2πr सिग्मा g अपॉन r और dx, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन x के सापेक्ष है, इसमें x तो है नहीं, तो 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि x तो इसमें है नहीं। तो माइनस 2π जी आर सिग्मा बाहर, और ये r 1 का इंटीग्रेशन जिसके सापेक्ष करते हैं वही चर आ जाता है। तो x आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी r माइनस आर से r प्लस आर। तो हमारे पास मान आएगा माइनस 2π जी आर सिग्मा अपॉन आर, आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर, घटेगी ना छोटी लिमिट, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट। तो इसमें ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2r आ जाएगा। तो हमारे पास में मान आ जाएगा v का माइनस 2π जी आर सिग्मा अपॉन आर 2r आएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप 2r किस तरह से आया, कैपिटल 2r। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2r को गुणा करेंगे 2r से। तो v बराबर माइनस जी 4π r स्क्वायर सिग्मा, और नीचे आ जाएगा r। सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, और 4π r स्क्वायर क्या है, इस वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस वलय का संपूर्ण द्रव्यमान ये बन जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को इसके एकांक द्रव्यमान के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, तो ये पूरा द्रव्यमान बन जाएगा 4π r सिग्मा। तो ये वलय का द्रव्यमान बन जाएगा 4π r स्क्वायर सिग्मा। तो हमारे पास में मान आ जाएगा माइनस gm अपॉन r, जो कि गुरुत्वीय विभव होगा बिंदु P पर, जो कि बाहर स्थित है गोलीय कोश के, उस पर माइनस gm अपॉन r होगा। और ये जो विभव होगा आउटसाइड, ये 1 अपॉन r के समानुपाती होगा और माइनस के समानुपाती होगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं। अब हम करेंगे गोलीय कोश की सतह पर गुरुत्वीय विभव। तो बिंदु P को हमें सतह पर लाना होगा। तो सतह पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P को M की जगह ले आएंगे। M और P एक ही जगह पर है अब इस पॉइंट में, और हम सेकंड स्थिति कर रहे हैं जब r बराबर r हो, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे MP से NP तक। तो
तो एम पी एक ही बिंदु है तो ये 0 हो जाएगा, और ये एन पी ये हो जाएगा 2r। आप देख सकते हो 2r कैपिटल आर, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, v गुरुत्वीय विभव माइनस एम पी कितना है 0 और 2r जी 2 पाई आर सिग्मा डी एक्स अपॉन आर। अब इसमें x तो है नहीं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या आएगा 1 का हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x आएगा, x की लिमिट लग जाएगी 0 से 2r, तो हमारे पास 2r माइनस 0 आएगा तो 2r आ जाएगा। वापिस वही उसी तरह से 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बनेगा, और ये r और ये माइनस जी एम अपॉन आर। मतलब कि गुरुत्वीय विभव जो होता है वो सतह पर, हाँ 1 मिनट, सतह पर जो होता है वो वहाँ r बराबर r होता है, ये पोजीशन होती है, तो ये हम लिख देंगे सतह पर माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि सतह पर ये जो r होगा बिंदु P यहाँ आ चुका है, ये आप ध्यान रखो, और ये दूरी r है कैपिटल R, और इस वक्त ये दूरी भी स्मॉल r है, ठीक है ना। तो ये आपस में बराबर है, तो स्मॉल r को हम कैपिटल R लिख सकते हैं, और 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा को हम m लिख सकते हैं। तो ये सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम अंदर की साइड में, भीतर की साइड में अगर गुरुत्वीय विभव कोई बिंदु P स्थित हो तो गुरुत्वीय विभव निकालेंगे गोलीय कोश के, और गोलीय कोश ये ध्यान रखो कि खोखला होता है, ठीक है ना। अंदर की साइड में निकालेंगे, जैसे बिंदु P यहाँ स्थित है। तीसरी कंडीशन, जब r का मान कैपिटल R से कम हो तो ये जो दूरी होगी ये स्मॉल r होगी, ठीक है ना। तो हमें पॉइंट क्या चाहिए, एम पी से एन पी, तो हमें एम पी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर देंगे, आ जाएगा ये। फिर इसी प्रकार से एन पी चाहिए, तो r प्लस आर, ये r और ये r जोड़ लेंगे तो ये एन पी आ जाएगा, r प्लस आर। ये लिमिट्स होगी इसकी, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो गुरुत्वीय विभव आ जाएगा माइनस एम पी कितना है r माइनस आर से r प्लस आर। ये ध्यान रखना, पहले इस पॉइंट से दूरी लिखनी है एम पी, ये एम पी और फिर ये एन पी, ये दूरी, ये तो पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ये तो बाहर का पॉइंट है, बाहर निकालना ही नहीं है अपने, बार बार ध्यान जाता है, ठीक है ना। r माइनस आर का मान, तो एम पी का मान r माइनस आर, एन पी का मान r प्लस आर, लिमिट लगा दी। अब ये लिखना है बस, g 2 पाई r सिग्मा डी एक्स अपॉन r, ठीक है। अब x का करेंगे, 1 का करेंगे हम x के सापेक्ष, तो x आएगा, तो माइनस जी 2 पाई r सिग्मा अपॉन r, x की लिमिट लग जाएगी r माइनस आर से r प्लस आर, ठीक है ना। माइनस जी 2 पाई r सिग्मा अपॉन 2r, ये हो जाएगा r प्लस आर, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, ठीक है। अब माइनस इसमें अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये माइनस का r बन जाएगा, कैपिटल R इससे कट जाएगा और स्मॉल r जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में विभव का मान आएगा माइनस जी 2 पाई r सिग्मा 2r अपॉन r, r से r कैंसिल, ठीक है ना। तो v का मान आएगा माइनस जी 4 पाई r सिग्मा। अब इसको 4 पाई r स्क्वायर करने के लिए, इससे कि ये कैपिटल M बन जाए, हमें r से गुणा भाग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस जी 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा अपॉन r, ठीक है ना। तो अंदर की साइड में v का मान आएगा माइनस जी m अपॉन r,
ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर, ये एम बन जाएगा सिग्मा 4 पाई r²। सिग्मा हमने बताया था कि सिग्मा क्या है कि एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, उसको किसी के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, 4 पाई r से गुणा करेंगे, जो कि इस वलय संपूर्ण गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसका संपूर्ण गोलीय कोष का द्रव्यमान बन जाएगा ये, तो माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो गुरुत्वीय विभव होता है वो गोलीय कोष के केंद्र पर और भीतर की साइड में, गोलीय कोष के भीतर की साइड में, अंदर की तरफ और सतह पर बराबर होता है, विभव नियत रहता है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं जिससे ये तीनों पॉइंट, अंदर, बाहर और सतह, वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब चूंकि ये तीनों मान ऋणात्मक है तो ये इस तरह से बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है। इस सतह से हमने सीधी लाइन खींच दी, इस सतह से भी हमने सीधी लाइन खींच दी और इसको नीचे तक ले गए, इसको भी नीचे तक ले गए। ठीक है, और ये भी ले गए नीचे तक। ठीक है, और ये x और ये y, x ये आएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब जो विभव होगा वो इस अक्ष पर होगा, वाई एक्स पर लिख सकते हैं अपने वाई एक्स। तो जो सतह है और भीतर है वहाँ विभव कितना है, माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है ना, कांस्टेंट है सतह पर और अंदर, माइनस जी एम अपॉन आर। और बाहर की साइड में क्या है, इस तरह से कम हो रहा है दूरी के साथ में, माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। ये तो है बड़ा आर से बाहर की ओर, ये है अंदर की ओर। ठीक है, और ये है जीरो, मतलब केंद्र पर। तो केंद्र पर विभव कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर, कैपिटल आर। तो ये विभव सतह पर और अंदर की साइड में कांस्टेंट रहेगा। हम जानते हैं गोली चालक पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लेते हैं तो वो भी कांस्टेंट ही आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये गोलीय कोष के कारण गुरुत्वीय विभव आ गया है, पूरा टॉपिक हो गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और ये ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस ग्राफ को आप बना के आओगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।